नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960860894834455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। Hello everyone, welcome you all to Study for Civil Services। आज के हमारे 30th मई की डेट बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, तो उनको भी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगेन मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे पेड ग्रुप्स को लेना चाहता है, जिसको ऐसा लगता है कि उसको ये पीडीएफ्स की भी जरूरत है, चलो वीडियो एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको दे ही रही हूँ, अगर अगर आप में से किसी को भी ऐसा जरूरत है कि उसको पेड ग्रुप्स की चाहिए, तो ये है हमारे पेड ग्रुप्स जहां पर आपको सारी जो पीडीएफ है वो अवेलेबल करवा दी जाएंगी। आप इन नंबर्स पे कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं कि कब क्या कैसी चीज है, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। अब जो हम लोगों का यहाँ पर करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स हैं, सबसे पहला आर्टिकल जवाहरलाल नेहरू के ऊपर, सभी लोग जानते हैं इनको। फिर है अभी जो रिसेंटली यहाँ पर डिनोटिफाइड नोमैडिक सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के ऊपर जो अभी कॉन्क्लेव किया गया है, सम्मेलन हुआ है। फिर है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस आपस में। फिर है समर्थ कैंपेन, अटल भूजल योजना और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। देखो भाई, जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है वो है जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। 27 मई को 1964 में उन्होंने अपनी लास्ट यहाँ पर जो है सांसें ली थी। इसीलिए यहाँ पर, इसके लिए यहाँ पर ये जो है एक 27 मई को यहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने यहाँ पर इसके लिए एक ट्रिब्यूट दिया है। 74 ईयर्स की एज में उनका यहाँ पर निधन होता है। 14 नवंबर उनका बर्थ डेट है और 14 नवंबर को उनका चिल्ड्रंस डे भी मनाया जाता है, जिनको चाचा नेहरू के प्यार से बुलाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में समझ लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो है वो, इनके पिताजी का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू और माताजी का नाम स्वरूप रानी था, जो कि ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में गए थे। नेचुरल साइंस में डिग्री हासिल करी, लंदन गए, वहां पे इनर टेम्पल इन में लॉ स्टडी किया। ये वही इनर टेम्पल है जहाँ पे गांधी जी ने भी इंग्लैंड में लॉ की स्टडी करी थी। और फिर जब ये इंडिया आया 1900 अगस्त 1912 अगस्त में, तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के यहाँ पे क्या बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं। फिर उसके बाद ये बांकीपुर सेशन जो है कांग्रेस का, वहां पे 1912 में जाते हैं। और फिर ये एनी बेसेंट के साथ होम रूल लीग में भी ज्वाइन करते हैं, होम रूल लीग के सेक्रेटरी बनते हैं। और फिर ये बहुत बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बनेंगे। जैसे 1929 में सबसे इंपॉर्टेंट सेशन रहा है जिसमें यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो काफी हद तक की गई थी। तो 1929 में यहाँ पर इसी पूर्ण स्वराज की मांग की गई। गांधी जी की आइडियोलॉजी के साथ मिलते हुए इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन किया। 1919, 1928, 1936 कई बार ये ऐसे जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं और फिर 1946 में भी ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। उसके बाद 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में जो ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, जिसको यूपीएससी कई बार AIWC, ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस, उसके भी ये क्या बनते हैं, हेड बनते हैं। उसके बाद ये मोतीलाल नेहरू जो है उनके साथ मिल करके नेहरू रिपोर्ट को यहाँ पर तैयार करते हैं। और सॉल्ट सत्याग्रह 1930 याद है, नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं और उनको फिर जेल में डाल दिया जाता है। और जब देश को आजादी मिलती है तब ये पहले भारत के प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन करते हैं, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके नई एक, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होता है तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय यूएसए और यूएसएसआर, ये दो बड़ी चीजें निकल के आती है।
लेकिन हम दोनों का ही साथ ना दे करके अपना गुट निरपेक्ष आंदोलन, जैसे हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहते हैं, वो बनाते हैं, ताकि हम ना कम्युनिस्ट की तरफ जाए ना कैपिटलिस्ट की तरफ जाए। तो यहाँ पर ये एक नया एक पहल सोच करी जाती है। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है, जैसे कि ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, उनकी आत्मकथा टूवर्ड्स फ्रीडम, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ जो इनको अपनी बेटी इंदिरा गांधी से लेटर्स मिले थे, वो भी एक पब्लिश किए गए बुक में, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। और इनकी जो बड़ी सिस्टर है विजय लक्ष्मी पंडित, ये भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष भी बनते, और इनकी सबसे छोटी बहन कृष्णा पुथू सिंह एक लेखिका के रूप में भी रही। तो ये सब आपको याद रखने की हमारे जो जवाहरलाल नेहरू हैं, इनके ये इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। ठीक है, जितने ज्यादा याद रखोगे आपको उतना ही फायदा है इसके अंदर। ठीक है, मैक्सिमम याद रखने की कोशिश कीजिए, ताकि धीरे धीरे क्या होता है ना कि लर्निंग की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। तो इन सबको धीरे धीरे करके लर्न करते रहिएगा। ये सारे फैक्ट्स जो भी मैं आपको यहाँ पे लिखवा रही हूँ, ये सब अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अगला है यहाँ पर विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों पर अभी हाल फिलहाल में क्या किया गया, एक सम्मेलन किया गया है। कहाँ पर हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, वो है हैदराबाद। अब हमें ये समझना है कि ये कौन सी प्रजाति जिनके बारे में बोला गया। देखो भाई, 1871 के एक्ट में ये शब्द निकाला गया था, ये बोला गया था कि ऐसे डी नोटिफाइड ट्राइब्स वो है जो कि कभी एक बार क्रिमिनल ट्राइब्स के अंदर थे, और ये हंटर शिकार जो है वही करते हैं, इन पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है, जिनको खास जो है वो लिखा नहीं गया। लेकिन फिर आप जानते हैं कि ये एक्ट जो है, इंडिया की सरकार जब इंडिपेंडेंस हुई तब ये सारे हटा दी गए, और अब ये बोला गया कि भाई ये वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। पहले ऐसा कहा जाता था कि इनके पास कोई लैंड की ओनरशिप ही नहीं होती थी, इसलिए इनको ट्रैवल करना पड़ता था। तो अब यहाँ पर क्या चीज है कि ये जो लोग हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को थोड़े बेनिफिट्स फिर भी मिल जाते हैं, बट इन लोगों को बहुत कम बेनिफिट्स मिलते हैं, इसलिए इनको डी नोटिफाइड, जिनको नोटिफाई नहीं किया गया है। अब जिसकी वर्ड के आगे डीई लग जाएगा, इसका मतलब है रिमूव, उनको नोटिफाइड ही नहीं किया गया है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो है डी नोटिफाइड ट्राइब्स होते हैं, इनकी पॉपुलेशन कहाँ रहती है, साउथ एशिया में ही भारत भी आता है। तो सरकार ने इनके लिए कुछ स्टेप लिए हैं क्या? हाँ जी, कभी कभी जो है कुछ सरकार ने ध्यान दिया है, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक मंत्रालय भी है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। 200 करोड़ का अमाउंट सैंक्शन किया गया है 5 सालों में इनके लिए। और इन सब के लिए अलग से जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग मिलना, स्वास्थ्य का बीमा, आवास के लिए आजीविका की पहल करने की सरकार ने कुछ कुछ यहाँ पर कोशिशें जो करी है, जिस स्कीम का नाम क्या है, सीड। सीड का मतलब क्या है भाई, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड नोमैटिक और सेमी नोमैटिक ट्राइब्स के लिए। ठीक है भाई, तो ये भी एक याद रखिएगा आर्टिकल। ये काफी डिसएडवांटेज लोग हैं जिनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ 2017 में सरकार ने इनको आगे बढ़ाने के लिए नेशनल कमीशन भी बनाई थी, और ताकि इनके लिए अलग से इजी हो जाए सारी की सारी चीजों को फॉर्म करना। तो ये सब आपको याद रखना है। अगला आर्टिकल है हमारा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस। इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो है, अभी नरेंद्र मोदी जी का ऐसा कहना है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस में कभी भी कोई दिक्कत आती है तो ऐसे तत्व को बर्दाश्त ही नहीं करेंगे जो हमारे दोनों के आपसी के जो संबंध है उनको नुकसान पहुंचाने की किसी भी प्रकार से कोशिश करते हैं। तो अभी पहले हुआ क्या, 2009 में हम लोगों ने मिलकर के एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का अग्रीमेंट साइन किया था। करते करते फिर हम लोग जो है 2+2 की मीटिंग्स अरेंज करने लग गए, जिसमें दोनों कंट्रीज के जो डिफेंस मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, वो मिल करके आएंगे, डिस्कशंस करेंगे, बातें करेंगे। ठीक है, टॉपिक्स पे आगे उसको सॉल्व करेंगे। फिर डिफेंस कोऑपरेशन भी हम लोगों ने बढ़ाया। 2015 से हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट की ऑसिनडेक्स। ऑसिनडेक्स में AUS क्या ऑस्ट्रेलिया, IN क्या है इंडिया, IND इंडिया है, और EXS एक्सरसाइज। ऐसे करके हमने स्टार्ट किया। 2018 में एक्सरसाइज पिच ब्लैक में ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया। फिर ऑस्ट्रेलिया की नेवी ने मालाबार एक्सरसाइज जो यहाँ पर क्वाड की कंट्रीज करती हैं उसमें पार्टिसिपेट किया। तो डिफेंस के मामले में हम लोगों का यही कोऑपरेशन है। ऐसा नहीं कि अभी हम लोग डिफेंस में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, ऐसा है ही नहीं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत कम रहता है मामला।
और इकोनॉमी और ट्रेड की बात करें तो हम लोगों का इंडिया जो है वो 8th नंबर का लार्जेस्ट पार्टनर है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ताकि ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग और बहुत ज्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा सके, उसी के लिए इस पहल को लिया गया है। तो अच्छा खासा यहाँ पर ट्रेड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अप्रैल 2022 में हम लोगों ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन को भी साइन करा, ठीक है। और साथ ही साथ हुआ क्या, ऑस्ट्रेलिया को जितना भी यहाँ पर आगे भारत का निर्यात होता है उसमें 96% के भारत के निर्यात को शुल्क को तत्काल घटा करके शून्य कर दिया गया, और भारत को किए गए ऑस्ट्रेलिया के 85% निर्यात पर शून्य शुल्क कर दिया गया। तो ये काफी बड़ा एक अग्रीमेंट हुआ जिसमें इकोनॉमी को लेके कोऑपरेशन, ट्रेड को लेके अग्रीमेंट हुआ, और साथ ही साथ यहाँ पे अक्रॉस बॉर्डर्स लोगों की आवाजाही भी काफी बढ़ती गई, आर्थिक सहयोग, व्यापार समझौता बढ़ गया, और 5 वर्षों में द्विपक्षीय जो व्यापार है, बायलैटरल ट्रेड है, वो पहले के टाइम पे दुगना हो चुका है। लोगों का आना जाना, टूरिज्म प्लेस काफी इंक्रीज हुई है, तो पीपल टू पीपल टाइज भी काफी बढ़ गए हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया में कुशल अप्रवासियों की शीर्ष स्रोतों में से एक काउंट किया जाता है, और 2021 का अगर मैं यहाँ पर एक जनगणना देखूं तो ऑस्ट्रेलिया में लगभग 9.76 लाख लोगों ने अपने पूर्वजों को भारतीय मूल के रूप में बताया था, ठीक है भाई। तो वहां पर जो है काफी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है इंडिया के डायस्पोरा के इसके लिए आपको एक वर्ड पता है हम लोग यूज करते हैं, डायस्पोरा। तो ये वर्ड एक आपको दिमाग में रख रहे हैं कि ऐसा भी एक शब्द होगा। फिर सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट हम लोगों ने साइन किए हैं, जब यहाँ पर पीएम टोनी अबॉट इंडिया आए थे तब अग्रीमेंट साइन किए गए, ठीक है। तो अब इस तरीके से हम लोगों ने ट्रेड के काफी सारे अग्रीमेंट साइन किए हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। बाकी देखो, क्लीन एनर्जी तो हमारा एक कॉन्सेप्ट रहा ही रहा है, क्लीन एनर्जी का तो एक कॉन्सेप्ट है ही, ठीक है। स्वच्छ ऊर्जा होनी बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि स्वच्छ ऊर्जा जब तक नहीं होगी दोनों देशों के बीच में, तो ये तो एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है ना, जब भी कोई समिट होता है इन पे तो ध्यान दिया ही जाता है। बाकी अगर मैं बात करूं कि हमारे आपस में कॉमन से ऐसे कोऑपरेशन अग्रीमेंट, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम लोग पार्टिसिपेंट है, जैसे कि क्वाड, ठीक है, 4 ही तो कंट्रीज हैं तो क्वाड है, कॉमनवेल्थ, आसियान का रीजनल फोरम, एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप क्लाइमेट और क्लीन डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है, IORA, इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन, ये। तो यहाँ पर इस तरीके से काफी सारी चीजें हम लोगों ने बढ़ा दी। ऑस्ट्रेलिया की इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि अगर हमें एशिया और पैसिफिक का या फिर इंडो पैसिफिक इन सबके रिलेशंस को बढ़ाना है तो हमें यहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में ये सारी चीजों को इंक्रीज करना ही पड़ेगा, ठीक है भाई। तो अभी ये सारी चीजें हैं, बाकी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते करते पॉजिटिव पॉइंट्स तो काफी हैं, बट नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कई बार क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया कई बार इंडिया और यूएस के साथ कभी पार्टिसिपेट करता है, कई बार चाइना पे डिपेंड हो जाता है, तो एक ये इशू रहता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, थोड़े से इन टॉपिक्स को लेके इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ कुछ जगह पर देर आर सो मेनी इश्यूज बिटवीन बोथ द कंट्रीज। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई जैसे RCEP से इंडिया ने ही यहाँ पर विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो थोड़ा इंडो पैसिफिक रीजन में कई जगह पर थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट है, लेकिन अभी आज के आगे आने वाले समय में यही है कि भाई दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन इंक्रीज करें, इंटरनेशनल फोरम्स में आगे आए। देखो, पोटेंशियल बहुत है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ग्रो कर सकते हैं साथ में, ठीक है, पोटेंशियल बहुत है, लेकिन वही कि पोटेंशियल को ठीक करना, उसमें चेंजेस लेके आना, उसको इम्प्रूव करने के लिए दोनों कंट्रीज को कुछ ना कुछ सजेशंस अपने देखने पड़े। ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, वो पहले के टाइम पीरियड से आपके टाइम पीरियड में बढ़ा ही है, घटा कुछ भी नहीं। तो इसी पे ऊपर ध्यान देने की काफी जरूरत है। अगला है सामर्थ्य कैंप। अभी जो श्री गजराज सिंह है उन्होंने यहाँ पर ग्राम पंचायत के अंदर डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, जो हम यहाँ पर डिजिटल लेन देन करते हैं, उसमें थोड़ी बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर सामर्थ्य कैंपेन को स्टार्ट किया है। तो आप सभी लोगों को ये सामर्थ्य कैंपेन के बारे में पता होना चाहिए। 50,000 ग्राम पंचायत लखनऊ में इसको स्टार्ट किया गया था, जिसमें रूरल एरियाज के अंदर जो ट्रांजैक्शन होंगे उसको इम्प्रूव किया जाएगा, वुमेन के, बेसिकली वुमेन का ज्यादा ध्यान में देते हुए।
ठीक है भाई। तो ये एक याद रखिएगा, सामर्थ्य कैंपेन किससे जुड़ा हुआ है? सिंपल सा फैक्ट है, कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये याद रखना है कि सामर्थ्य कैंपेन इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, बस इतना याद कर लो, हो गया, पूरी बात खत्म। कुछ है ही नहीं एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए यहाँ पर, है ना। तो बस यहाँ पर तो इस तरीके से यहाँ पर याद रखिएगा। जो अगली स्कीम है यहाँ पर वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना। वो इसी के तहत चली रही है, जिसमें ग्राम स्वराजगार हो गया या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म्स तैयार करना, जिसमें वो कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजों को सपोर्ट करेंगे, ऐसी चीजें लेकर के आएंगे, वो प्लेटफॉर्म्स भी इसी के माध्यम से पूरे तैयार किए जाएंगे। तो ये कुछ स्कीम है। इससे क्वेश्चन भी आया था, दीनदयाल अंत्योदय मिशन कब हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, किस पर्सपेक्टिव के ऊपर चल रहा है, तो ये क्वेश्चन तो कई बार भी पूछा गया है। तो एक ये वाला अब पूरा जो एक क्वेश्चन है, इसको भी एक याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है अपने आप में, आपको ये जरूरत है कि आप इस पूरे को यहाँ पर कंप्लीट करें। ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है अटल भूजल योजना के ऊपर कमेटी हुई है, क्योंकि ये भूजल योजना जो है बहुत टाइम से चल रही है, जिसमें जो भी हमारे वाटर एरियाज है जहाँ पे पानी की कमी होती जा रही है, जैसे कि कुछ एरिया, जैसे कि गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, इनके 80 जिलों में इसको स्टार्ट किया गया पंचायत के इसमें, अटल बिहारी वाजपेयी जी को ट्रिब्यूट देते हुए स्टेट स्टार्ट किया गया, जिसमें हम लोग ग्राउंड वाटर जो भूजल होता है उसके मैनेजमेंट को यहाँ पर देखेंगे, चेक करेंगे, उससे जुड़ी हुई चीजों को देखेंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई ग्राउंड वाटर के जो रिसोर्सेज हैं उसको पूरी तरीके से चेक करना है। इसका स्कीम का एम्फेसाइज यही है कि 4.5 लाख हेक्टेयर का जो एरिया है उसमें आपको ड्रिप, स्प्रिंकलर, पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई करना, मिल्चिंग करना, वो सारी चीजें सिखाई जाए। इस पूरे के लिए जो फंडिंग दी गई थी वो दी गई थी 6,000 तक, जिसमें से 6,000 करोड़ में से 3,000 करोड़ का लोन लिया गया था वर्ल्ड बैंक से, और बाकी 3,000 करोड़ जो है वो भारत की सरकार ने खुद से यहाँ पर खर्च किए थे। ठीक है भाई। तो इस तरीके से है, इस प्रोग्राम के कंपोनेंट्स भी कुछ इसी प्रकार से हैं कि इसमें बिल्डिंग किया जाएगा, इंसेंटिव दिए जाएंगे, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो जल शक्ति मंत्रालय है, वो इस पे पूरी तरीके से काम करता है। तो ये तो देखो आप लोगों को सभी को पता है इस प्रकार से ये वाली चीज तो। और इसका रिजल्ट भी यही आया है कि भाई चेक किया जाता है कि कितना यहाँ पर दिया गया है। अब इसको और भी 2025 तक आगे देखा जाएगा। स्टेट्स भी यहाँ पर ये फोकस करेंगे कि भाई टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ानी है। तो देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये मेंस में नहीं पूछा जाएगा, स्पेशल टॉपिक नहीं रहेगा। हाँ, अगर कभी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट पे सवाल आता है तो उस वाटर मैनेजमेंट पे आप क्या कर सकते हैं, उस वाटर मैनेजमेंट पे आप एक आंसर जो है, मान लो वाटर मैनेजमेंट आता है उसमें ये पूछता है कि भाई उससे जुड़ी हुई स्कीम्स कौन सी हैं, तो आप इस स्कीम का वहां पर मेंशन कर सकते हो। ये मेंशन करना आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि ये स्कीम, हाँ ऐसी कोई स्कीम है जो कि ये है। ठीक है। बाकी वर्ल्ड बैंक ने भी इसकी काफी तारीफ करी है कि भाई इन्होंने यहाँ पर प्रगति के लिए काफी आगे बढ़े हैं। तो आपने सिर्फ क्या करना है, कभी भी स्कीम पूछता है ना, तो उस स्कीम को आप मेंशन करके छोड़ दो। बाकी आपने कभी ऐसा मत सोचना कि इस टॉपिक पे कभी आपसे डिटेल में पूछेगा, नहीं, कभी नहीं पूछा जाएगा। ओनली मेंशन करो और वहां पर लीव कर दो कि हाँ सरकार ने ऐसा कोई मिशन स्टार्ट किया जो कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कर रहा है, दैट्स इट। समझे बात को। तो ऐसे जब भी आप आंसर लिखेंगे आपको इस प्रकार से अपना आंसर प्रिपेयर करना है, कभी भी सीधा आंसर नहीं लिखना होता है। ठीक है। और कभी मान लीजिए इसके की फीचर्स पूछता है, अगर ऐड करना हो तो ये हो सकते हैं, जो कि अपने आप में आई थिंक अंडरस्टैंडेबल है, वाटर मैनेजमेंट करना और ये सारी चीजें। लास्ट है हमारा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, जो कि हमारे यहाँ पर क्लीन एनर्जी के ट्रांजिशन के लिए, मतलब कि जो हमारा यहाँ पर बिल्कुल स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की जो पूरा एक मॉड्यूल है उसके लिए नीति आयोग ने यहाँ पर तैयार किया है, ताकि हम एनर्जी को क्लीन कर सकें। ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा स्मॉल आएंगे ना तो उससे क्या होगा,
ये एक नई जो है पहल आगे देखने को मिलेगी। डिजाइन नए नए आएंगे, जिसमें उसमें वाटर से वो कूल हो जाएंगे, गैस से होंगे। ठीक है, तो भाई रिन्यूएबल एनर्जी पे हम लोग काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। चाइना, यूरोप और यूएस टॉप करता है इसमें, और इंडिया 4th नंबर पे आ रहा है। इंडिया की यहाँ पर पॉपुलेशन जो है आपको पता ही है, तो यहाँ पर एक ऐसे टूल होने चाहिए, रिएक्टर्स होने चाहिए जो एक क्लीन एनर्जी पे सबसे ज्यादा फोकस करे, क्योंकि इंडिया में जो कार्बन एमिशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं। तो उसको एक बेटर बनाने के लिए, एक बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए लोगों को, ये स्मॉल मॉड्यूलर किचन सॉरी रिएक्टर्स को स्टार्ट किया गया, जिसका साइज जो है वो यहाँ पर कहाँ पे 300 मेगावाट पर यूनिट, जितने भी हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनमें यहाँ पर बनाया जाएगा। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स इन 3 लिस्ट में होंगे। ठीक है, ताकि हम एक आराम से उसको, मॉड्यूलर होंगे। मॉड्यूलर का मतलब क्या होता है कि फैक्ट्री में असेंबल किया और लोकेशन में फटाफट भिजवा दिए, बहुत ही ज्यादा फोल्डेबल तरीके से होंगे। और रिएक्टर्स यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन से हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। स्मॉल है तो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर का बहुत ही एक मिनिमम हिस्से में वो काम कर जाएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो इसका यही सिग्निफिकेंस है कि इसमें जो इसकी टेक्नोलॉजी है गतिशील है, दक्ष तरीके से है। लघु मॉड्यूलर रिएक्टर है, उसकी लागत बहुत अच्छी है, काफी बचत होती है इससे। और इससे सबसे बड़ी बात कि कार्बन का जो प्रोसेस है ना वो मिनिमाइज हो जाता है, और बहुत ज्यादा सेफर है, जो कि बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स हमारे भारत में लगे हुए हैं, आप सभी जानते हैं। उनसे हमें बचाने में काफी ज्यादा फेवरेबल। ठीक है, मतलब उसकी कॉस्ट कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है, और ये जो है वो काफी टाइम सेविंग भी है, काफी स्मॉल भी है, और काफी ज्यादा सेफ भी है उनके कंपैरिजन। क्लियर हुआ? तो ये देखो, ये एक नॉर्मल आर्टिकल था, इससे एग्जाम में कोई सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, ये आपको बस एक ऐसे ही पता होना चाहिए, एग्जाम में कोई सवाल इससे नहीं बनेगा। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गई बात? अगला प्रश्न है यहाँ पर, इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, जैसे हम IIBI कहते हैं, जो कि इंश्योरेंस से जुड़ी हुई सारी कामें देखता है, जो कि आंध्र प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट हैदराबाद तेलंगाना में बना हुआ है, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन, ताकि जो भी हॉस्पिटल्स में इंश्योरेंस होते हैं या किसी भी एरिया में जो इंश्योरेंस का पूरा काम होता है उसको चेक करने के लिए एलिजिबल है। तो इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया जो है वो हर एक चीज को यहाँ पर चेक करने के लिए एलिजिबल होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो हमेशा मैं आपको कोई ना कोई एक बोर्ड, कोई ना कोई फैक्ट्री, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती रहेगी। तो इसमें भी सेम तरीके से आपको पूरी ऐसी ही इंफॉर्मेशन को भी याद रखना है कि इसमें कैसे कैसे पूरी चीजों को डेवलप किया गया है। राइट, अगला क्वेश्चन है हमारा, ई गवर्नड स्टेट। अब ई गवर्नड स्टेट का मतलब क्या है यहाँ पर? केरला जो है वो पहली ई गवर्न स्टेट बनी है जिसने अपनी जो भी सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज है और सारी चीजें हैं वो सब किसको जो है दे दी है यहाँ पर, गवर्नमेंट में। सारी की सारी डिलीवरी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कर दी है, वो है यहाँ पर केरल। केरल ने अपने पंचायत के सिस्टम में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करी, क्योंकि केरल का जो लिटरेसी रेट है वो काफी ज्यादा हाई है। तो लिटरेसी रेट हाई होने की वजह से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, और लोग जो है वो डिजिटलाइजेशन को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करना अच्छे से जान पाते हैं। तो उसी रिस्पेक्ट में यहाँ पर ई गवर्न स्टेट के रूप में ये एक बनी है, जिसमें दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट लिखी हुई है। तो वो केरल आंसर है। इस पूरे के पूरे चीजों को आपने दिमाग में रखना है, इसको आप लिख लीजिए। और आज का जो पूरा लेक्चर था वो ज्यादातर प्रीलिम्स के टॉपिक्स थे, और अगर मेंस के हैं भी तो उसमें से 2-4 पॉइंट्स आप लेके ऐड कर सकते हो। कोई टॉपिक नहीं है मेंस वाला, बट हाँ अभी अपकमिंग जो भी करंट अफेयर्स में ऐसे टॉपिक रहेंगे डेफिनेटली आपको बताए जाएंगे। तो डोंट वरी अबाउट दैट, वो करंट अफेयर्स के टॉपिक आपको इन्फॉर्म किए जाएंगे, उसकी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, सब करवाया जाएगा यहीं पर ही आपके साथ। तो यहाँ तक अपना कंप्लीट कीजिएगा, बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। और कैसा लगा लेक्चर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करो यार। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।